हमारे साथ हैं योग ऋषि बाबा रामदेव, जिन्होंने आम आदमी को मानव से महामानव बनाने का प्रण लिया है। आइए बात करते हैं बाबा से। बाबा, योग क्या है? योग ये तो संपूर्ण भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का मूल तत्व है। इसमें दो पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैचारिक पक्ष है इसका, जिससे कि जीवन को परिष्कृत किया जाता है, और दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष है, जिसमें आसन, प्राणायाम और व्यायाम की प्रक्रियाएं होती हैं, ध्यान की प्रक्रिया होती हैं। तो यहाँ हम लोगों को योगाभ्यास में आसन सिखाते हैं, व्यायाम सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं और ध्यान सिखाते हैं, जिससे कि उनका पूरा जीवन परिष्कृत है। और इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, नशा मुक्त हो जाता है। जो महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहा है व्यक्ति, उसको हम बहुत छोटी छोटी योग की विधियाँ बताते हैं, उसका बीपी क्योर हो जाता है, उसका माइग्रेन पेन मिट जाता है, उसका डिप्रेशन ठीक हो जाता है, उसका मोटापा ठीक हो जाता है। आज कौन व्यक्ति है जो बीमार नहीं है? आदमी के एड़ी से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में बीमारियाँ हैं। किसी के बाल की बीमारी है, किसी को फिर माइग्रेन पेन है, किसी को डिप्रेशन है, आजकल तो ब्रेन ट्यूमर और एपिलेप्सी की जैसी प्रॉब्लम्स और ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स, आँखों की कितनी समस्याएं हैं, स्ट्रेस सबका बढ़ा हुआ है, बीपी सबका बढ़ा हुआ है। और ऐसी उन परिस्थितियों में जब वो योग करता है तो उसका एक एक रोग अपने आप ही मिटता जाता है। इसको ऐसा ही समझो कि जैसे जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक अंधेरा रहता है, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो सारा अंधेरा छट जाता है। ऐसे ही योग के अभ्यास से एक एक सेल से लेकर के हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम, एक एक सेल के रिसेप्टर्स, एक एक सेल का कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और पूरा सिस्टम हमारा योग से एकदम हेल्दी हो जाता है। और उसके आँख की बीमारी, दिमाग की बीमारी, नाक की, कान की बीमारी, गले की बीमारी, हार्ट की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, वो रोग जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था, चाहे वो हेपेटाइटिस है, चाहे कोलाइटिस है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस है, चाहे वो लंग फाइब्रोसिस है, चाहे वो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना है, SLA की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में एक लंबी श्रृंखला अब शुरू हो गई है, एंटीबॉडीज बनने लग रहे हैं, SLA की प्रॉब्लम है, MS की प्रॉब्लम है। तो उन सब रोगों का योग से इलाज होता है। और हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई रोग ना हो, रोग मुक्त, नशा मुक्त और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। लोगों को योग करने की आदत पड़े। मैं कहता हूँ एक अच्छी आदत पूरे जीवन को संवार देती है। एक सवाल है कि पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि आम आदमी गुरु के पास जाते थे, और अभी के ज़माने में देख रहे हैं बाबा कि गुरु जा रहे हैं आम आदमी के पास, ऐसा क्यों है? देखिए, जो हमारी गुरु परंपरा रही है भारत की, वो बहुत ऊंची परंपरा थी और उस समय लोग बहुत जागरूक थे। तो अब लोगों की जागरूकता का स्तर बढ़ा तो गुरुओं का ही दायित्व है कि वो जहाँ भी समाज में शिथिलता आई उस शिथिलता को दूर करे। तो यदि वह शिथिलता लोगों में आई तो हमने सोचा कि हम ये इंतज़ार करते रहेंगे कि देश के लोग हमारे पास में आएंगे, तब उनको हम योग के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, जीवन के बारे में बताएंगे। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम चलो जागरण करते हैं। तो हम गांव-गांव जाने लगे, शहर शहर अब जाने लगे। तो ये थोड़ा तो प्रमाद आया था समाज में, लेकिन भारत अभी सोया नहीं है, भारत जागा हुआ है। विश्व के इतिहास की पहली घटना है कम से कम, किसी साधु संत के पास 1-1, 2-2 लाख लोग रोज आ रहे हैं। इसका मतलब अब भारत की आध्यात्मिक शक्ति का पुनर्जागरण हो रहा है। और इसमें मुझे देश का भविष्य सुरक्षित दिखता है। ये जरूर है कि हमने हिमालय से, अपने आश्रमों से हमने शहरों की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उससे भारत का उत्थान होगा। बाबा, एक सवाल है कि आजकल राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, क्या ऐसा कोई योग नहीं है जो उसको खत्म कर सके? देखिए, करप्शन एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम नहीं है। इस देश का किसान कहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है बेचारा, मजदूर कहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है, हम लोग, आप लोग कहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं? तो भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं जिनके हाथ में कानून की ताकत है, जिनके हाथ में देश के संसाधन है, देश की संपत्ति है। तो जो लोग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिन लोगों को ताकत दी गई थी देश का विकास करने के लिए, उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। इसलिए उनके लिए एक तो कठोर कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो भी लोग करप्शन करते हैं तो करप्शन को हमें सामान्य अपराध की श्रेणी में न लेकर के इसको देशद्रोह जैसे अपराध की श्रेणी में लेना पड़ेगा। और जैसे चीन जैसे देश के अंदर कानून बने हुए हैं कि वहाँ जो भी करप्शन करता है उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। हमारे देश में कोई करप्शन करे तो इतना बड़ा आदमी बन जाता है। हमारे यहाँ पर कानून, नियम, व्यवस्थाएं जो बनी हुई, आम आदमी हिंसा करे, चोरी करे, अपराध करे तो उसको दंड मिलता है। लेकिन सत्ता और शासन के शिखर पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या करप्ट ब्यूरोक्रेट हो, अब तो इसमें
जो है करप्ट कॉर्पोरेट के लोग भी शामिल हो गए। वो जितना अपराध करे उतना ही बड़ा बन जाता है। तो हमारे कानून को हमें ठीक बनाना पड़ेगा और उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करने पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक स्वायत्त संस्था का भी गठन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो एजेंसियां हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो अक्सर सरकार की कठपुतलियां बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से वामफ्रंट की सरकार है, आपको ऐसा लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है? देखिए, परिवर्तन तो सृष्टि का सिद्धांत है और वह अपने आप होता है। तो अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा, ये निसंदेह सत्य है। ममता बनर्जी, देखिए मैं जो है पॉलिटिकली बयान तो नहीं देना चाहूँगा, परिवर्तन होना ही चाहिए। उससे जो है वामपंथी उनमें भी ऐसे, जैसे चाहे उनको पार्टी से अलग कर दिया हो, सोमनाथ जी हमारे कितने पवित्र विचार के, वामपंथियों में आज भी ऐसे लोग हैं जो रिश्वत नहीं लेते, जो भ्रष्टाचार नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं, परंतु उनकी संख्या कम हो गई, उधर भी भ्रष्टों की, बेईमानों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो इसलिए एक बार वामपंथियों का भी शुद्धिकरण इस बहाने से हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और जो अच्छे लोग हैं उनको ताकत मिलेगी, और जो करप्ट लोग हैं उनको वो अपने आप वो बाहर निकाल सकेंगे। तो परिवर्तन से हमेशा ही सृष्टि में नवीनता आती है, दिव्यता आती है। तो मुझे लगता है राजनीतिक परिवर्तन यहाँ हो भी जाए तो अच्छा ही। बाबा, नक्सलवाद और माओवाद पश्चिम बंगाल में तह तह तक घुस चुका है। बाबा रामदेव क्या कहते हैं कि कैसे बंद होगा ये नक्सलवाद? नक्सलवाद और माओवाद के मूल कारण में हमें जानना पड़ेगा। इसके दो कारण हैं। एक कारण इसका सामाजिक है, दूसरा इसका आर्थिक है। कोई भी, चाहे वो नक्सलवाद हो, माओवाद हो, जितनी भी समस्या उन सबके मूल में ये होता है अशिक्षा और बेरोजगारी। यदि हम लिटरेसी को, पॉवर्टी को दूर नहीं करेंगे तो सभी समस्याएं पैदा होंगी। जहाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे, लोहा था, कोयला था, वहाँ पर ये नक्सलवाद माओवाद ने जन्म लिया। तो पहले तो लाखों करोड़ रुपए का बेईमानी से वहाँ से लोहा कोयला लूट लिया। उसमें पॉलिटिशियन भी शामिल थे, उसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे, और कॉर्पोरेट जगत के लोग तो शामिल ही थे। अभी भी हमारे पास में करीब 1500 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व है लोहा और कोयला का, जो अभी ढूंढ लिया गया है, जो नहीं ढूंढा गया वो अलग बात। ऐसे करीब 89 मिनरल्स हैं हमारे। तो जो हमारे रिजर्व्स हैं लोहा कोयला और तमाम मिनरल्स के, वो हमारी देश की बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो गलत हाथों में है अभी। तो जो नक्सलवादी माओवादी वो कहते हैं कि हमारी यहाँ की संपत्ति को, संपदा को लूट करके लेके जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। इस बात में दम भी है। जब पूरे हिंदुस्तान का विकास हुआ तो जहाँ पर लोहा और कोयला और तमाम प्राकृतिक संपदाओं के अकूत भंडार थे, उनका विकास आखिर क्यों नहीं किया सरकार ने? तो सरकार को दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। एक तरफ ये जो नक्सलवादी माओवादी जो इलाके हैं, जो वनवासी आदिवासी, उनके शिक्षा के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए उनको तत्काल वहाँ बड़ी योजनाएं प्रारंभ करनी पड़ेंगी। और एक साथ साथ फिर उसके बावजूद फिर जो अराजकता कोई फैलाए, हिंसा फैलाए, उनके साथ सख्ती से निपटना भी पड़ेगा। और वो कहते हैं कि अब जो अपराधी तत्व हैं, हिंसक तत्व, उनके हाथों में देश की संपदाएं जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल ही बयान आया कि हम जो है विकास दर को 11 तक 12 तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपनी संपदा को बचाना पड़ेगा। तो सरकार ये लाचारी भरी बातें क्यों करती है? इसका मतलब सरकार के अंदर भी चोर बैठे हैं, और सरकार के चोर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नक्सलवादी और माओवादी कोयला या लोहा आदि कैसे लूट सकते हैं? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि झोले में भर के ले जाएंगे। ट्रक में भर के ले जाना पड़ता है कोयला, ट्रक में भर के ले जाना पड़ता है लोहा। तो जब तक सरकारी तंत्र इसमें सम्मिलित नहीं होता है तब तक कोई भी नक्सलवादी माओवादी भू संपदाओं का नहीं दोहन कर सकता। तो मुझे लगता है एक व्यापक नीति बनाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी की। हमारे देश के अंदर शताब्दी की, विश्व की सबसे बड़ी लूट होगी, लेकिन कोई बोलता ही नहीं। अरे 300-400 लाख करोड़ रुपए देश के लूट लिए गए, 1-2 लाख करोड़ रुपए के हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं, और उसके बाद में बस इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, दोषियों को दंड देंगे, बस यही भाषाएं बोल दी जाती हैं, देश के लोगों को भड़का दिया जाता है। लेकिन इस बार हम इस मुद्दे को शांत नहीं होने देंगे जब तक कम से कम A2G स्पेक्ट्रम मामले में करीब 200 लाख करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ घोटाले में करीब 40-50 हज़ार करोड़ रुपए,
और आईपीएल में ये तो बेइंतहा लूट हुई है। जब तक ये लूट का पैसा हिंदुस्तान को के खजाने में वापस नहीं आता तब तक जो है हम मानेंगे कि सरकार ईमानदार नहीं है। तो हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि बस एक कमेटी बना दो, जांच कर दो, किसी को 2-4 दिन पुलिस कस्टडी में रख दो, गिरफ्तार कर दो, लोग कहते देखो कार्रवाई हो रही है। अरे कार्रवाई क्या हो रही है? जो चोरी का सामान जो लूटा है वो धन बरामद जब तक नहीं होता तब तक कैसी कार्रवाई? तो एक व्यापक रूप में काम करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से। अब सरकारें बच नहीं सकती क्योंकि पहले इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना था। एक बार मुद्दा बना तब सत्ता बदली थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार राष्ट्रीय मुद्दा है और सबको पता है इस बात का कि भ्रष्टाचार ही राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या। और जब तक वह नहीं होगा, भ्रष्टाचार ठीक नहीं होगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। प्याज के दाम बढ़ गए हैं, आम आदमी खा नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे? खैर मैं तो प्याज नहीं खाता हूँ, लेकिन बात यह है प्याज तो उतनी पैदा हो रही है जितनी पहले पैदा होती थी। किसान वही है, क्योंकि मैं तो किसान का बेटा हूँ। किसान जो है जो परंपरागत खेती करता है वो उसी तरह से अपनी खेती के तरीकों को अपनाता है। तो चाहे प्याज हो, चाहे गन्ना हो, चाहे दालें हों, किसान तो उतनी पैदा कर रहा है, फिर जा कहाँ रही है? तो इसमें जो वायदा करने वाले हैं, जो जमाखोर हैं, जो सट्टे का काम करते हैं, तो वो सब जो है उनकी साठगांठ कृषि मंत्रालय से लेकर के और नीचे तक के बड़े अधिकारियों तक। तो ये आईपीएल घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। अभी इन पिछले 5 सालों में और पूरे यूपीए काल में आप देखें तो जिस तरह से दाम बढ़े हैं, तो इसमें गरीब आदमियों की जेब से लाखों करोड़ रुपए कुछ जो है बड़े लोगों के हाथ में गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 शक्तियाँ जो है वो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, लेकिन 3 शक्तियाँ देश को लूट रही हैं अभी। एक जो है ये वंशवादी नेता, मैं कहता हूँ वंशवाद, बुद्धिवाद, ये जो लिटरेट इडियट, जो करप्ट कॉर्पोरेट, और तीसरा जो है पूंजीवाद। तो ये वंशवाद से और बुद्धिवाद से और पूंजीवाद से देश को बाहर निकालना पड़ेगा। ये तीनों मिलकर के देश को लूट रहे। ये जो महंगाई बढ़ी है, ना कोई प्याज की कमी है देश में, ना कोई गन्ने की कमी है देश में, ना दालों की कमी है तो जो है ये पूरे तंत्र के अंदर ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने जो है ये सब माल जमा कर लिया है। और इसको जब निकालेंगे तो पता लगेगा अभी तक गरीब लोगों की जेब से मुझे ऐसा लगता है कि करीब 4-5 लाख करोड़ रुपए सब चीज़ों का, चीनी, दालें और सब ये जो है क्या नाम है, अभी लेटेस्ट प्याज का मामला है। ये खाली चीनी और दालें और प्याज की बात नहीं, ऐसी तमाम चीज़ों की जो महंगाई बढ़ी है और पिछले 5-7 सालों के अंदर, 5-10 सालों के अंदर वो पूरा जो कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए इसमें से बेईमान लोगों ने बनाया। और ये आम आदमी की जेब से गया, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसकी जेब से गया। कृषि मंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी व्यक्ति को कभी टारगेट करके कोई बात नहीं कहता, लेकिन बस बात यह है कि कृषि मंत्रालय में ठीक ठाक नहीं चल रहा है सब कुछ। धन्यवाद बाबा।